अगर कोई लेजिस्लेटर या उनसे एसोसिएटेड लोग या उनके डिपेंडेंट और अदरवाइज इन लोगों के पास अगर पैसे डिस्प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाते हैं फ्रॉम दो सोर्सेज जो उन्होंने डिस्क्लोज किए हुए हैं, तो ये क्या एक करप्ट प्रैक्टिस होगी? यूपीएससी ने ऐसा सवाल 2025 में पूछा था। द क्वेश्चन वाज दैट डिस्कस द करप्ट प्रैक्टिसेस फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। ये वो एक्ट है जिसके हिसाब से इलेक्शन कराई जाती है। तो ये पूछ रहे हैं कि इस एक्ट के हिसाब से करप्ट प्रैक्टिस क्या होती है। एंड देन दे आर सेइंग एनालाइज करिए, मतलब आप ये सोच के बताइए कि अगर देयर इज एन इंक्रीज इन द एसेट ऑफ द लेजिस्लेटर, मतलब द पर्सन हु हैज पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन, जो लेजिस्लेटर बन गए हैं, उनके एसोसिएट, मतलब जो लोग उनसे एसोसिएटेड हैं, अगर उनके एसेट्स डिस्प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाते हैं vis-a-vis their declared sources of income, would this constitute undue influence? मतलब इसका क्या ये मतलब बनेगा कि वो गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं and consequently a corrupt practice? It was a 10 marker, 150 words में आपको ये आंसर लिखना था पेपर 2 में। So now you take a pen and a paper and try to write कि इस आंसर में आप क्या क्या लिखेंगे, कितने पार्ट्स होंगे, क्या हेडिंग्स होंगे, and what will be the overall content. Once you're done with understanding that, come back to the video and see what I tell you. इस क्वेश्चन में दो क्लियर पार्ट्स हैं. It starts with this that you have to discuss what is a corrupt practice according to the Representation of People's Act. तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि इस एक्ट के हिसाब से क्या क्या चीजें हैं जो लिस्टेड हैं कि वो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं. So this is the factual part of the answer. It becomes the foundation. उन चीजों पे डिपेंड करके ये पता चलेगा कि आपके एनालिसिस के हिसाब से अगर जो लेजिस्लेटर्स हैं या उनके एसोसिएट्स हैं, उनके एसेट्स अगर डिस्प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज हो जाते हैं एज पर देयर सोर्स ऑफ इनकम, तो क्या ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है एंड कॉन्सिक्वेंटली करप्ट प्रैक्टिस है? मतलब ये जो करप्ट प्रैक्टिस यहाँ पे डिफाइन हो रही है, ये उसको सेटिस्फाई करता है क्या? सो इफ यू सी इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में द मेन थिंग दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इज द करप्ट प्रैक्टिस. सो दिस मस्ट फॉर्म अ पार्ट ऑफ योर इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन के बाद आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर आ जाएगा, जिसमें आपको ये हेडिंग बनानी पड़ेगी विच विल बी अबाउट दिस पार्ट, दैट इज करप्ट प्रैक्टिसेस एज पर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट. यू कैन राइट इट इन पॉइंट फॉर्मेट, जो भी आपको पता हो इसमें कि क्या क्या चीजें हैं जिसको करप्ट प्रैक्टिस माना जाता है. एंड देन यू हैव टू गो टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द आंसर वेर इन योर एनालिसिस विल कम अबाउट impact of this asset increase on being defined as undue influence and consequently a corrupt practice. So इसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि undue influence है क्या, and then you have to go on to explain your analysis which can again be in point format. And उसके बाद आप अपना final conclusion देंगे which will be about your outcome of the analysis that you have done. So this is how you will define the framework of this answer. ये सारे parts इसमें mandatory हैं. So now as I pointed out, corrupt practices इसके introduction में होना जरूरी है. 10 marker है, it has very little space overall. So a very short introduction and a very short conclusion should be written for this answer. आप ये कह सकते हैं that free and fair elections are a part of basic structure of the constitution. This shows your awareness about the existing laws and structures. To preserve electoral integrity, Section 123 of the Representation of People's Act 1951 defines certain acts as corrupt practices. मतलब आपने ये बता दिया कि ये करप्ट प्रैक्टिसेस इस एक्ट के हिसाब से डिफाइन होती हैं. नाउ द फर्स्ट पार्ट दैट इज डिस्कस द करप्ट प्रैक्टिसेस. इसमें आप ये बताएंगे कि कौन सी चीजों को करप्ट प्रैक्टिसेस माना जाता है. सो योर हेडिंग इज करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर द आरपीए 1951. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज योर हेडिंग शुड बी वेरी क्लियरली catering to that part of the question. हर part of the question को आंसर करना जरूरी है. इस क्वेश्चन में आपके 2 parts हैं. So this is the first part and this is the second part and both the parts should be clearly answered. So corrupt practices में क्या क्या आ जाता है? Bribery of voters or candidates, undue influence on electoral rights, appeals based on religion, caste, race, community, language, इनसे related कोई भी चीज आएगी तो उनको corrupt माना जाएगा. Promotion of enmity or hatred, hate speech हो गया, इंसाइटिंग वायलेंस हो गया, पब्लिकेशन ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कैंडिडेट्स, मतलब एक कैंडिडेट किसी दूसरी कैंडिडेट के बारे में या कोई भी किसी कैंडिडेट के बारे में डेफर्मेशन कर रहा है तो भी वो इसी में आ गया.
मिसयूज ऑफ ऑफिशियल मशीनरी फॉर इलेक्शन गेन, मतलब गवर्नमेंट का जो पैसा एलोकेटेड है वो अगर इलेक्शन के लिए यूज हो रहा है, देन अगेन इट इज अ करप्ट प्रैक्टिस. वायलेशन ऑफ प्रेस्क्राइब्ड इलेक्शन एक्सपेंडिचर नॉर्म्स, मतलब जो नॉर्म्स हैं कि कितना एक्सपेंडिचर आप कर सकते हैं, किस चीज के लिए कर सकते हैं, अगर वो वायलेट होता है तो दैट इज ऑल्सो करप्शन. सो नाउ यू सी द इंट्रोडक्शन इज डन एंड इतने सारे पॉइंट्स आपने क्लियरली बता दिए. दिस हैज टोटली सेटिस्फाइड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. अब आपका एनालिसिस वाला जो क्वेश्चन है उसको आंसर करना पड़ेगा. सो द टॉपिक बिकम्स वेदर डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स कॉन्स्टिट्यूट अनड्यू इन्फ्लुएंस. ये आपको एनालाइज करके बताना है. सो एज आई सेड, अनड्यू इन्फ्लुएंस इसमें आपको बताना पड़ेगा. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस विद फ्री एक्सरसाइज ऑफ इलेक्टोरल राइट्स, मतलब जो इलेक्टोरल राइट्स हैं लोगों के, उसमें अगर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस. सो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स को अनड्यू इन्फ्लुएंस कब माना जाएगा? अगर आप ये डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट इन चीजों में यूटिलाइज करते हैं, जैसे वोट बाइंग में यूज कर लिया, पेट्रोनेज नेटवर्क्स क्रिएट करने के लिए यूज कर लिया, मीडिया को मैनिपुलेट कर लिया, कोर्सिव कैंपेन्स शुरू कर दिए, इलेक्टोरल कैप्चर आपने कर दिया, इन सारी चीजों को अगर आपने किया तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाएगा. आप इसको एक छोटी सी फ्लो चार्ट में भी अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं, so that it becomes very clear what you are trying to say. So you are saying कि disproportionate assets अगर होते हैं और वो इलेक्टोरल मैनिपुलेशन कर रहे हैं तो उसे undue influence माना जाएगा and hence corrupt practice माना जाएगा. So this is how you are answering this part, that आपके एनालिसिस के हिसाब से if this entire cycle is satisfied then it is considered a corrupt practice. तो ये सारी बातें बताने के बाद still there is a difference. अगर ये चीजें होती हैं तो वो करप्ट प्रैक्टिस नहीं होगा. सो यू हैव टू राइट हाउएवर मियर पोजेशन, मतलब अगर आपके पास डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स हैं तो सिर्फ उसका पोजेशन डज नॉट मीन अनड्यू इन्फ्लुएंस. अगर आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रूव नहीं हुआ है तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास वो एसेट्स हैं या मनी है तो उसे करप्शन माना जाएगा. अ क्लियर नेक्सस हैज टू बी देयर बिटवीन द वेल्थ एंड इंटरफियरेंस इन इलेक्टोरल चॉइसेस, मतलब ये एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि क्लियर नेक्सस था. अदरवाइज एंटी करप्शन लॉज अट्रैक्ट हो सकते हैं, बट ये करप्ट प्रैक्टिस अंडर आरपीए जरूरी नहीं है कि प्रूव हो पाए. आपका पूरा क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट आरपीए 1951, मतलब इसके हिसाब से हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस और करप्शन प्रूव हो रहा है कि नहीं. सो दिस इज वेयर योर आंसर बिकम्स वेरी वेरी क्लियर. अगर आप ऐसी चीजें क्लियरली लिख पाते हैं सो यू आर नॉट डेविएटिंग फ्रॉम द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. मतलब अगर आप ये सोचें कि ये करप्शन है कि नहीं, सो मे बी यस इट मे बी करप्शन, इट मे नॉट बी करप्शन, बट इज इट करप्शन अंडर द आरपीए और नॉट, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस आंसर. सो आपका एनालिसिस भी अब क्लियर हो गया, आपके पास बहुत थोड़ी सी जगह बचती है अपना कंक्लूजन लिखने के लिए. So how is it that you can make the best possible conclusion? So disproportionate assets become corrupt practices only when used for influencing the electoral behavior. अगर आप electoral behavior को impact करते हैं तो ये corrupt practice under RPA माना जाता है, which is undermining the voter autonomy. अब ये आपके analysis का outcome हो गया. बट डू यू थिंक दैट यू शुड बी राइटिंग अ वे फॉरवर्ड, मतलब आपका जो आंसर है इस पर्टिकुलर चीज में एक सोल्यूशन ओरिएंटेशन अगर आप इसमें लेके आते हैं देन इट ऑल्सो शोज योर सुटेबिलिटी टू बिकम एन ऑफिसर. मतलब आपने एक पूरा डिस्कशन कर लिया अबाउट एन इशू दैट इज देयर, बट नाउ हाउ इज इट दैट यू एंड लाइक एन एडमिनिस्ट्रेटर. वे फॉरवर्ड अलग से लिखने के लिए इस आंसर में ना तो कहा गया है और ना इसके लिए जगह है. इट्स अ 10 मार्कर. सो व्हाट कैन यू राइट? स्ट्रेंथनिंग एसेट डिस्क्लोजर, independent scrutiny and swift enforcement can enhance electoral purity and democratic accountability. मतलब आपने इतना strong way forward अपने conclusion में add कर दिया है. So now you see how to maximize your marks out of 10. मतलब आपके पास 10 मार्क ही है और आपके पास 150 वर्ड ही है, लेकिन इसमें आपने जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी, जितनी क्रिस्प दी, जितने अच्छे तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई किया है, दैट इज़ वेयर यू स्टार्ट गेटिंग मोर मार्क्स इन योर मेंस. एंड मेंस में 0.5, 1, 2 हर मार्क जो आप ऐड करते हो, एवरी 0.5 एक्चुअली इज गोइंग टू चेंज योर रैंक सब्सटेंशियली. सो दैट इज़ वाई पे अटेंशन, राइट one question every day. Mains is coming up. If you're a student who's writing mains this time or not writing mains this time, write one question every day. So after watching this video, please write this answer and see how close can you get to what I have said. So this is your assignment for today. और कल हम यूपीएससी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर से डिस्कस करेंगे.